गहरे समंदर के इस सफर में आपका स्वागत है। आज की इस एक्सप्लेनर में हम समंदर की उन खौफनाक गहराइयों में उतरने वाले हैं जहां इंसानी सहन शक्ति और इंजीनियरिंग का सबसे कड़ा इम्तिहान होता है। सच कहूं तो ये सिर्फ किसी मशीन की कहानी नहीं है, बल्कि ये समझने की कोशिश है कि आखिर कैसे इंसान महीनों तक बिना सूरज की रोशनी के समंदर के भयानक दबाव के बीच एक सीलबंद स्टील के ट्यूब में जिंदा रहता है। हमारी इस चर्चा की शुरुआत एक बेहद अजीब लेकिन सच कहें तो जानलेवा घटना से होती है। बात है द्वितीय विश्व युद्ध की, जब उत्तरी सागर में नाजी जर्मनी की U-1206 नाम की पनडुब्बी छिपी हुई थी। अब ये कोई मजाक नहीं बल्कि खौफनाक हकीकत है। कैप्टन टॉयलेट का इस्तेमाल करते हैं और गलती से एक गलत वाल्व खोल देते हैं। बस चंद सेकंड में समंदर का पानी अंदर बैटरी से टकराता है और जानलेवा क्लोरीन गैस बनने लगती है। मजबूरी में पनडुब्बी को सतह पर आना पड़ता है, जहां दुश्मन सेना उसे तबाह कर देती है। मतलब सोचिए, 200 मीटर नीचे की गई एक छोटी सी गलती सीधे मौत का पैगाम बन गई। सेक्शन 1, एक गलती यानी मौत। समंदर की गहराइयों में जीवित रहना। ठीक है, चलिए इसमें गोता लगाते हैं। जब हम पनडुब्बियों के बारे में सोचते हैं ना, तो अक्सर लगता है कि दुश्मन की नौसेना या हवाई जहाज ही सबसे बड़ा खतरा होंगे। लेकिन असल में पनडुब्बी पर सवार लोगों का सबसे बड़ा दुश्मन बाहर मौजूद समंदर का वो अंतहीन दबाव और अंदर मौजूद इंसान का अपना खुद का दिमाग होता है। आधुनिक तकनीक ने इस लिमिट को बहुत आगे धकेल दिया है। जरा इस चौंकाने वाले आंकड़े को देखिए। 2024 में HMS वेंजेंस नाम की पनडुब्बी ने समंदर के भीतर लगातार 201 दिन बिताकर एक नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। ये सोचना भी रोंगटे खड़े कर देता है कि 7 महीने से भी ज्यादा समय तक एक पूरा क्रू बाहरी दुनिया से पूरी तरह कटकर समंदर की गहराइयों में इस तरह कैसे सरवाइव कर सकता है। सेक्शन 2, 20 स्क्वायर फुट की जिंदगी, कैद की हकीकत। इस सर्वाइवल का असली सच उस जगह की बनावट में छिपा है जहां ये क्रू रहता है। देखिए, एक पनडुब्बी कोई लग्जरी क्रूज नहीं है, बल्कि ये पूरी तरह से सील किया हुआ एक धातु का ट्यूब है। और सबसे बड़ी बात, इस ट्यूब के अंदर प्राइवेसी या अकेले रहने जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। यहां एक बहुत ही चौंकाने वाली सच्चाई सामने आती है। एक नॉर्मल जेल की कोठरी में भी एक कैदी को लगभग 80 वर्ग फुट की जगह मिल जाती है, लेकिन इसके बिल्कुल उलट एक पनडुब्बी में एक क्रू मेंबर के हिस्से में मुश्किल से 20 वर्ग फुट की जगह आती है। यह किसी ताबूत से कम नहीं है। हर वक्त किसी न किसी का कंधा आपसे टकराता रहेगा। अगर इसे ऐसे कहा जाए कि सबमरीनर्स किसी मिशन पर नहीं बल्कि 6-7 महीने की सख्त कैद में जाते हैं, तो यह बिल्कुल गलत नहीं होगा। और इतनी तंग जगह में जन्म लेता है सबसे बड़ा मनोवैज्ञानिक खतरा, क्लॉस्ट्रोफोबिया, यानी बंद जगहों का भयानक खौफ। जब आपके पास हिलने डुलने तक की जगह ना होना, तो पैनिक अटैक आ सकते हैं, दिल की धड़कन तेज हो सकती है और दिमाग काम करना बंद कर सकता है। जरा सोचिए, 130 लोगों के क्रू में अगर एक भी इंसान पैनिक कर जाए तो वो पूरी पनडुब्बी को खतरे में डाल सकता है। इसीलिए नौसेना की चयन प्रक्रिया में क्लॉस्ट्रोफोबिया को बहुत ही बारीकी से परखा जाता है। हल्के से भी लक्षण दिखे तो तुरंत रिजेक्ट, कोई चांस नहीं। सेक्शन 3, हॉट बंक और सबमरीन राशन, दबाव में सोना और खाना। चलिए अब देखते हैं कि इस दमघोंटू माहौल में इंसान की सबसे बेसिक जरूरतें जैसे नींद और खाना कैसे पूरी होती हैं। आप यकीन मानिए, यहां सोने और खाने के तरीके हमारी बाहरी दुनिया से बिल्कुल अलग और सच में हैरान कर देने वाले होते हैं। पनडुब्बी में अगर आपको अपना खुद का बिस्तर मिल जाए तो आप बहुत खुशकिस्मत हैं, क्योंकि ज्यादातर लोगों को हॉट बंकिंग के सिस्टम से गुजरना पड़ता है। उदाहरण के लिए USS मिसौरी जैसी पनडुब्बी में 135 क्रू मेंबर्स होते हैं, लेकिन बिस्तर सिर्फ 94। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि एक बिस्तर कभी ठंडा ही नहीं होता। एक व्यक्ति अपनी ड्यूटी के लिए बिस्तर से उठता है और उसी वक्त जिसकी ड्यूटी खत्म होती है वो आकर उसी गर्म बिस्तर में सो जाता है। ये लिटरली एक ऐसा जीवन है जहां आपकी नींद भी पूरी तरह से आपकी अपनी नहीं होती। और ये स्लाइड बहुत ही शानदार तरीके से दिखाती है कि इतनी कम जगह में लॉजिस्टिक्स कैसे काम करता है। एक मिशन के लिए 20,000 किलो तक खाना रखा जाता है, लेकिन इसके लिए कोई अलग से स्टोर रूम नहीं होता। खाना बस बेड के नीचे और तंग कॉरिडोर्स में रखा होता है, और क्रू लिटरली अपने खाने के डिब्बों के ऊपर से होकर गुजरता है। ताज़ी सब्जियां तो कुछ ही हफ्तों में गायब हो जाती हैं। पर दिलचस्प बात यह है कि यहां दिन में 3 नहीं बल्कि 4 बार खाना मिलता है। चौथी मील होती है मिड रैट्स, यानी आधी रात का खाना। इतने स्ट्रेस वाले माहौल में शरीर बहुत तेजी से कैलोरी बर्न करता है, और नाइट शिफ्ट वालों के लिए ये मिड रैट्स ही एनर्जी वापस पाने का इकलौता जरिया होता है। सेक्शन 4, हवा और पानी का निर्माण, सर्वाइवल की इंजीनियरिंग।
खाने और सोने की बात तो हो गई, अब उन सबसे जटिल लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स की बात करते हैं जिनके बिना पनडुब्बी में जीवन मुमकिन ही नहीं है। क्योंकि ये वेसल बाहरी दुनिया से पूरी तरह कट चुका है, तो इसे अपना खुद का वातावरण बनाना ही पड़ता है। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 18,000 लीटर। ये 130 लोगों के क्रू के लिए हर दिन जरूरी ऑक्सीजन की मात्रा है। अब इतनी सारी ऑक्सीजन को गैस सिलेंडर में भरकर रखना तो किसी भी पनडुब्बी के लिए सुसाइड के बराबर है, क्योंकि ऑक्सीजन बहुत ज्यादा ज्वलनशील होती है। तो सवाल यह है कि महीनों तक चलने वाले मिशन के लिए इतनी हवा आखिर आती कहां से है? इसका जवाब खुद समंदर के पानी में छुपा है। इलेक्ट्रोलिसिस नाम की एक प्रोसेस के जरिए पनडुब्बी समंदर के खारे पानी को अंदर खींचती है, फिर इलेक्ट्रिक करंट का इस्तेमाल करके उस पानी से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को अलग कर दिया जाता है। हर क्रू मेंबर के लिए रोजाना जो 600 लीटर सांस लेने लायक ऑक्सीजन चाहिए होती है, वो बिल्कुल ऐसे ही बनती है, और जो खतरनाक हाइड्रोजन गैस बचती है उसे सुरक्षित तरीके से समंदर में वापस फेंक दिया जाता है। ये तो बिल्कुल पानी के नीचे एक स्पेस स्टेशन चलाने जैसा है ना। अब इस स्लाइड में जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो ये कि सिर्फ ऑक्सीजन बनाना ही काफी नहीं है। हम इंसान लगातार कार्बन डाइऑक्साइड भी छोड़ते हैं, और अगर ये हवा में 10% से ज्यादा हो जाए तो जानलेवा साबित हो सकती है। इसीलिए एमाइन स्क्रबर्स का इस्तेमाल होता है, जो हवा से लगातार कार्बन डाइऑक्साइड को सोखते रहते हैं। पर अगर ये मेन सिस्टम फेल हो जाए तो बैकअप के लिए लिथियम हाइड्रोक्साइड के कैनिस्टर रखे होते हैं। ये केमिकल कार्बन डाइऑक्साइड को ठोस कचरे में बदल देता है। हालांकि सच कहूं तो इस कचरे को संभालना और पनडुब्बी से बाहर निकालना बाद में एक अलग ही लेवल का सिरदर्द बन जाता है। पनडुब्बी के अंदर ताज़ा पानी बनाने की इंजीनियरिंग भी अपने आप में कमाल है। न्यूक्लियर पनडुब्बियों में खारे पानी को भाप बनाकर या रिवर्स ऑस्मोसिस के जरिए साफ किया जाता है, लेकिन मीठा पानी बनाने के बाद भी ये इतना कीमती होता है कि किसी को भी तसल्ली से नहाने की सुविधा नहीं मिलती। पनडुब्बी के चारों तरफ अथाह समंदर मौजूद है, फिर भी पानी बचाने के लिए सबमरीनर्स को सख्त 60 सेकंड के शावर की ही परमिशन होती है। बस जाइए, 1 मिनट में नहाइए और बाहर आइए। तो सबसे अहम बात यह है कि पनडुब्बी से एक साधारण कचरा या टॉयलेट का वेस्ट बाहर निकालना भी एक बहुत बड़ा टैक्टिकल चैलेंज है। ये हमें वापस उसी U-2006 की भयानक दुर्घटना की याद दिलाता है। होता यह है कि कचरा पहले एक टैंक में जमा होता है, फिर बाहर के समंदर के भारी दबाव को मात देने के लिए बेहद शक्तिशाली पंपों का इस्तेमाल किया जाता है। यहां वाल्व्स को एक बिल्कुल सटीक फ्लॉलेस सीक्वेंस में खोलना बहुत जरूरी है। अगर यह सीक्वेंस थोड़ा सा भी बिगड़ा और बाहरी वाल्व पहले खुल गया तो समंदर का पानी सीधे पनडुब्बी के अंदर ब्लास्ट कर सकता है। सेक्शन 5, दबाव में दिमाग, गहराइयों का मनोवैज्ञानिक प्रभाव। मशीनें तो फिर भी अपनी जगह सही काम कर लेंगी, लेकिन इंसानी दिमाग का क्या? महीनों तक सूरज की रोशनी ना देखना, परिवार से कोई कांटेक्ट ना होना, लगातार एक ही तरह की गंध और रोज वही चेहरे देखना, ये सब इंसान की मानसिक सहन शक्ति का सबसे कड़ा इम्तिहान लेते हैं। समंदर के नीचे दिन और रात का कोई मतलब नहीं होता, इसलिए दिमाग को सही रखने और स्लीप साइकिल को मेंटेन करने के लिए आर्टिफिशियल रोशनी का सहारा लिया जाता है। दिन के समय एकदम सफेद रोशनी चालू की जाती है जो बिल्कुल सूरज की रोशनी जैसी लगती है, और जब रात का समय होता है तो लाइटों को लाल कर दिया जाता है। ये लाल रोशनी दिमाग को चकमा देती है और सिग्नल भेजती है कि भाई अब सोने का वक्त हो गया है। इस तरह के छोटे छोटे लेकिन जरूरी ट्रिक्स से ही क्रू को डिप्रेशन और एंग्जाइटी से बचाया जाता है। और जब दिमाग पर इतना ज्यादा मनोवैज्ञानिक दबाव होना तो कॉम्प्लेक्स मशीनरी चलाते वक्त गलती होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। अक्टूबर 1944 की यह घटना तो सच में रोंगटे खड़े कर देती है। हुआ ये कि पनडुब्बी USS टैंग ने एक टॉर्पीडो मिसाइल दागी, लेकिन कैलकुलेशन में एक मामूली सी चूक हो गई और वो टॉर्पीडो पानी में गोल घूमकर वापस अपनी ही पनडुब्बी से आ टकराया। ये इतिहास हमें साफ साफ बताता है कि इन गहराइयों में काम करते वक्त आपकी एकाग्रता या फोकस टूटने की कोई गुंजाइश नहीं होती। जीरो मार्जिन फॉर एरर। पनडुब्बियों का ये पूरा एक्सप्लेनर हमें इस आखिरी और सबसे गहरे सवाल पर लाकर खड़ा करता है। एक तरफ लाखों टन समंदर के पानी का कुचल देने वाला बाहरी दबाव है, और दूसरी तरफ एक तंग स्टील के ट्यूब के भीतर का वो दमघोटू मनोवैज्ञानिक दबाव। जब जिंदगी और मौत के बीच का फासला सिर्फ एक वाल्व या एक छोटी सी कैलकुलेशन भर हो, तो इंसान का दिमाग टूटने से पहले आखिर कितना दबाव सह सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जो ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि गहरे समंदर के असली विजेता इंसान नहीं, बल्कि उनके दिमाग की अकल्पनीय सहन शक्ति है। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।